हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 14 और आज का टॉपिक रहेगा निरपेक्ष त्रुटि, दैट इज एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। बच्चों, इन त्रुटियों को पढ़ने का आपको बड़ा इंतज़ार था, तो आज ये त्रुटियां पढ़ते हैं जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी काम आएंगी। त्रुटियों को अभिव्यक्त करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम त्रुटियों को कैसे एक्सप्रेस करें। अभी तक हमने जो त्रुटियां पढ़ी वो हमने परिभाषित की थी, उनको समझाया था, उसको बोर्ड पर एक्सप्रेस नहीं किया गया था। तो उसको एक्सप्रेशन में कैसे लाएं, उसकी अभिव्यक्ति कैसे करें, उसके लिए ये त्रुटियां पढ़ेंगे। तो आज कौन कौन सी त्रुटियां पढ़ेंगे? निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक है बच्चों, तो जो निरपेक्ष त्रुटि है इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको परम त्रुटि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परम त्रुटि। कहीं कहीं ये देखने को मिल जाएगी तो आप कहेंगे सर आपने ये नहीं पढ़ाई, ये कौन सी त्रुटि है? तो बच्चों एक ही बात है, परम त्रुटि कह लें या निरपेक्ष त्रुटि कह लें, एक ही बात है। तो इसको समझना है। तो देखें इसको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कोई राशि है हमारे पास, कोई भौतिक राशि, उसका कुछ न कुछ वास्तविक मान होगा और हम जो मापन से मान ले रहे हैं यानी मापित मान या उसको कह सकते हैं प्रेक्षित मान, तो उन दोनों में जो अंतर है वही क्या है? निरपेक्ष त्रुटि। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है, बात समझना, किसी वस्तु की लंबाई है 5.4 सेंटीमीटर, मान लो ये उसका वास्तविक मान है। ये मान लो कोई राशि है x और हमने मापन किया, हमने उसको पैमाने से नापा तो मापन में वो राशि आ रही है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर है, ये हमारा प्रेक्षित मान है, इन दोनों का जो अंतर है, कितना अंतर हुआ? 0.1। यही हमारी कौन सी त्रुटि हो गई? निरपेक्ष त्रुटि हो गई। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, तो अब जिससे कि आपको आगे समझने में आसानी हो बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ी सी हिंट दी है आपको। तो प्रेक्षित मान एक नहीं होगा, हम कई सारे प्रेक्षण लेंगे, उनसे निरपेक्ष त्रुटियां निकाली जाएंगी। अब होता क्या है कि अब मान लो किसी भौतिक राशि का हमें वास्तविक मान पता ही नहीं है, तो वास्तविक मान के अभाव में वास्तविक मान कहाँ से लेकर के आएँ? उस वस्तु की जो ट्रू वैल्यू है, वास्तविक मान, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो उसके लिए बच्चों हम बहुत सारे प्रेक्षण लेंगे, कई बार, यानी कोई मापन कर रहे हैं तो कई बार उस मापन को करेंगे और उससे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो पहले बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान, बेटा यहाँ से हिलाना नहीं कुछ, तथा प्रेक्षित मान, प्रेक्षित कह लो या मापित कह लो, जो आपने मापा है, एक ही बात है बच्चों। शब्दों के जंजाल में उलझ न जाओ इसलिए मैं लिख देता हूँ। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर, उसमें कुछ न कुछ अंतर आएगा, के अंतर के परिमाण, जो अंतर आया है उसका परिमाण देखना है, यानी मैग्नीट्यूड, यानी परिमाण का मतलब प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है, आपको प्लस ही लेना है। ठीक है, अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां मापन में ही होंगी बच्चों, मापन, उस भौतिक राशि के मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं।
निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यही लिख देते हैं। तो ये तो रही उसकी परिभाषा, उसको हमने परिभाषित कर दिया। तो बच्चों परिभाषा से केवल काम नहीं चलना है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार परिभाषा चेक कर लेते हैं, कहीं जल्दबाजी में कुछ शब्द गलत ना लग गया हो। कि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित या मापित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो सही लिख गई है बच्चों परिभाषा। अब इसका सेंस समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भौतिक राशि x है, ये है भौतिक राशि x, कुछ भी हो सकती है, लंबाई हो सकती है, समय हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि हो। तो भौतिक राशि x की बात कर रहे हैं। हमने कौन सी भौतिक राशि ली है? भौतिक राशि है x। अब बच्चों इस राशि का मान लो हमें वास्तविक मान पता नहीं है, वास्तविक मान का अभाव है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर कोई रेखा खिंची हुई है या आपको द्रव्यमान दे दिया गया है कि बच्चों इसका मापन करिए, इसका द्रव्यमान का मान बताइए, तो उसमें त्रुटि आएगी। तो उस स्थिति में आपको जो द्रव्यमान दिया है उसका आपको मान ही पता नहीं है कि ये 50 ग्राम है कि 20 ग्राम है कि 32 ग्राम है कि 40 ग्राम है। कोई आपको पेंसिल दे देगी, मैं आपको मार्कर दे देता हूँ बच्चों कि इसके मापन में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो दिक्कत कहाँ आएगी? इसका वास्तविक मान कितना है मुझे भी नहीं पता, आप कहोगे सर पैमाने से नाप लो, वही वास्तविक मान है। तो बच्चों उसको जो हमने माप लिया उसमें त्रुटि भी तो है, तो वही तो त्रुटि निकालनी है। तो वास्तविक मान कहाँ से लाएं? इस पेंसिल पर, इस मार्कर पर कहीं नहीं लिखा है कि ये मार्कर इतने सेंटीमीटर लंबा है, समझ रहे हैं? तो इसका वास्तविक मान भी नहीं पता है हमें। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बहुत सारे प्रेक्षण लेंगे, बहुत सारे मापन करेंगे। तो मान लो हमने कई मापन किए और हमें राशियां मिली x1 यानी पहला मापन, माप के देखा, रीडिंग नोट कर दी, यानी इतने सेंटीमीटर या इतने सेकंड या इतने ग्राम। फिर दूसरा मापन किया, वो x2 आया, तीसरा किया x3 आया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने मापन कर लिए? xn। तो इन सब का औसत निकाल लो, समांतर माध्य निकाल लो या माध्य निकाल लो, एक ही बात है। औसत कहें या माध्य कहें या समांतर माध्य कहें, तो वही उस राशि का क्या मान लिया जाएगा? वास्तविक मान। क्योंकि कुछ वैल्यू उसके वास्तविक मान से ज़्यादा आई होंगी, कुछ कम आई होंगी, पिछले लेक्चर में मैंने ये समझाया था। तो इन सब का औसत, कितनी रीडिंग्स ली हैं हमने, कितने प्रेक्षण किए हैं? n, मतलब n कोई भी संख्या हो सकती है कि जैसे 30 प्रेक्षण किए हों, 40 किए हों, 50 किए हों, 60 किए हों। तो इसका जो औसत होगा x बार लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? इन सब को ऐड करिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। कितने पद हैं ये? n। पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गई n। तो यही उसका वास्तविक मान लिया जाएगा। इसी मान को हम क्या मान लेंगे? वास्तविक मान या यथार्थ मान भी कह सकते हैं। तो ये हो गया उसका वास्तविक मान। और अभी हमने क्या लिखा था? वास्तविक मान और जो प्रेक्षित मान थे उनका अंतर। तो ये वास्तविक मान है, तो प्रेक्षित मान एक पहली रीडिंग आपने ये ली थी, तो इसका और इसका अंतर, ठीक है बच्चों, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, इसका और इसका अंतर, ये सब क्या हो गई? निरपेक्ष त्रुटियां। तो निरपेक्ष त्रुटियां निकालिए कितनी होंगी? निरपेक्ष त्रुटियां निकाल रहे हैं हम। निरपेक्ष त्रुटि एक थोड़ी होगी बच्चों, एक रीडिंग थोड़ी ली आपने, हर एक मापन की निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो पहली त्रुटि को हम लिखेंगे डेल्टा x1 बराबर, ठीक है, और मॉडुलस लगा देते हैं, मोड लगा दिया, इसका मतलब प्लस की है तो प्लस लेनी है, और अंतर अगर माइनस आ रहा है तो भी प्लस ही लेना है। तो डेल्टा x1 ये पहली निरपेक्ष त्रुटि हुई, वो वास्तविक मान में से किसको घटा देंगे? पहला प्रेक्षित मान और इसका मोड। इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ ये है, ये समझ लें, जैसे 3 - 4 हम आपसे करवाएं तो आप लिखेंगे -1, और हम कहें कि 3 - 4 ये लिखिए तो आप लिखेंगे 1, चिन्ह नहीं लेंगे।
माइनस का भी प्लस ही लेके चलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। ऐसे ही दूसरी त्रुटि निकालेंगे डेल्टा x2, वो कितनी आएगी बच्चों? x बार में से अब दूसरी रीडिंग हटा दी, जो दूसरी रीडिंग हमारी आई थी, ठीक। ऐसे ही डेल्टा x3, x बार माइनस x3, डॉट 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 चलते रहेंगे, बहुत सारे प्रेक्षण हैं। लास्ट वाला डेल्टा xn बराबर x बार वास्तविक मान में से किसको घटा दिया? nवी रीडिंग का मान, जो nth प्रेक्षण आपने लिया था। तो ये निरपेक्ष त्रुटियां आ गई। अब बच्चों यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ये जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं इनका मात्रक वही होगा जो उस भौतिक राशि का था। जैसे अगर ये राशि लंबाई थी और मीटर में थी तो इनके त्रुटियों के मात्रक भी किस में आएंगे? मीटर में आएंगे। मात्रक वही रहेगा। इसका मात्रक क्या होगा? इस त्रुटि का मात्रक वही होगा जो उस भौतिक राशि का है, जो उस भौतिक राशि का है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि इस त्रुटि का मात्रक। अब बच्चों आगे बात समझ में आएगी कि सर ये मात्रक की बात क्यों कर रहे हैं, आगे समझ में आ जाएगी कि मात्रक इसका वही रहेगा जो उस राशि का है। ये राशि कोई भी हो सकती है ना बच्चों। अब मान लो आप द्रव्यमान का मापन कर रहे हैं तो मान लो वो ग्राम में है तो त्रुटि का मात्रक भी ग्राम आ जाएगा। मान लो समय का मापन कर रहे हैं और वो सेकंड में माप रहे हो तो इसका मात्रक भी सेकंड में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? जो भी मात्रक उस भौतिक राशि का हो वही उस निरपेक्ष त्रुटि का हो जाएगा। ये निरपेक्ष त्रुटियां आ गई बच्चों। तो निरपेक्ष त्रुटि आपकी समझ में आ गई होगी। अब एक आती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बहुत आसान बात है, माध्य शब्द ही तो लगाया है निरपेक्ष के आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सभी त्रुटियों का अगर हम माध्य ले लें, औसत ले लें, समांतर माध्य ले लें तो वही क्या कहलाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। तो बच्चों पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम किसकी बात कर रहे थे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। तो बच्चों ये कोई अलग त्रुटि नहीं है, यही त्रुटि है, उसका औसत ही तो कर लिया है हमने। तो मैं इतना हिस्सा हटा देता हूँ। देखें अब यहाँ लिख देते हैं अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? एक सेकंड बच्चों, हम बात करने जा रहे हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि की। ओके, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आप ये कहेंगे सर उस दिन आपने जो चार्ट बनाया था उसमें इस त्रुटि का कोई नाम नहीं था। बच्चों ऐसा नहीं है, ये त्रुटि कोई अलग त्रुटि नहीं है, निरपेक्ष त्रुटि ही है, उसका औसत कर रहे हैं हम, यानी मीन। माध्य का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। त्रुटि। तो बच्चों त्रुटि का चैप्टर चल रहा है, हो सकता है मुझसे भी कोई लिखते समय त्रुटि हो जाए तो आप उसको मैनेज कर लेना। तो देखें बच्चों, अभी मैंने क्या बताया कि देखो माध्य निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग प्रेक्षणों की अलग अलग आएंगी। जैसे पहले प्रेक्षण की बच्चों त्रुटि होने लगी, मैंने अभी कहा था मुझसे त्रुटि हो सकती है। तो ये पहले प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि है, ये दूसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि है, ये तीसरे प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि है, इसी तरीके से ये nवें प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि है। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाना चाहें, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर परिभाषा से समझाओ, मतलब परिभाषा उन्हें ज़्यादा पसंद होती है। वैसे इसमें परिभाषा की ज़रूरत क्या है? इन निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकाल लें तो वही माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई बच्चों। लेकिन फिर भी आप लोग परिभाषा बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेंसिल निकालिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, क्योंकि बच्चों परिभाषा लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है और
एक वीडियो लेंदी होता है और टॉपिक कम हो पाता है, तो आप क्या लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि के, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ और समझाता भी चल रहा हूँ, किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों, जैसे हमने ये बहुत सारे प्रेक्षण लिए थे अप टू xn तक, लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों, फिर दोबारा बोलता हूँ क्योंकि जब बीच में रुक जाते हैं तो जो वाक्य मैं बनाना चाह रहा हूँ वो फिर गलत हो सकता है, मतलब ग्रामेटिकली गलत हो सकता है, कि किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियाँ, विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियाँ ये हैं बच्चों, का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, यानी डेल्टा x बार, इसको क्या लिख देते हैं, डेल्टा x बार बराबर कितना हो जाएगा, पहली त्रुटि प्लस दूसरी त्रुटि। बच्चों जगह कम पड़ रही है, थोड़ा स्टार्टिंग से लिखूं, पूरा वाक्य नहीं लिख पाएगा, यहाँ से लिखता हूँ, डेल्टा x बार, बार का मतलब किससे होता है बच्चों, औसत से, जैसे मैंने यहाँ लगाया था। तो पहले प्रेक्षण की माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x1, दूसरे की डेल्टा x2, तीसरे की डेल्टा x3 अप टू डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे, डेल्टा xn तक। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, मुझे उम्मीद है, अपॉन n, क्योंकि n पद हैं, n त्रुटियाँ हैं, जो निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं वो n हैं, तो इन सब त्रुटियों को जोड़ के n का भाग कर देंगे तो क्या निकल आएगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकल आएगी बच्चों। तो वो परिभाषा मैंने जल्दी में बोल दी थी, एक बार आप फिर लिख लेंगे कि किसी भौतिक राशि के मापन में लिए गए विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझाएंगे बच्चों, तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ऐसा करेंगे बच्चों, ये आपने नोट कर लिया होगा कि अभी हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो हमने निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि पढ़ी, और अब पढ़ेंगे आपेक्षिक त्रुटि, फिर पढ़ेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो एक ही सवाल में इन त्रुटियों को मैं एक साथ समझाऊंगा, तो आपको एक सवाल से सबका अंतर समझ में आ जाएगा कि हर त्रुटि में क्या अंतर है, और ये सभी त्रुटियां आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी बच्चों। तो अब कौन सी त्रुटि पर चलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि पर। अब कौन सी पढ़ेंगे, आपेक्षिक अब बच्चों कुछ बुक्स में आपको एक दूसरा शब्द भी मिल सकता है, आपेक्षिक कह लो, सापेक्ष भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं, आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्षिक त्रुटि, या इसको एक नाम और दे देते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। दैट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव आपेक्षिक को हम क्या कह देंगे, रिलेटिव, और भिन्नात्मक को फ्रैक्शनल और फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर कह देंगे इसको। तो बच्चों देखें, अभी हमने कौन सी त्रुटि निकाली थी, अभी हमने बताया था कि एक भौतिक राशि हमने क्या ली थी, x, इसका जो वास्तविक मान था, वास्तविक मान कैसे निकाला था, अगर हमारे पास वास्तविक मान नहीं है तो बहुत सारे प्रेक्षण लेके उनका माध्य निकाल लिया था, वही उसका वास्तविक मान मान लिया गया था, वास्तविक मान मान लिया था, समझ रहे हैं। जरूर नहीं है कि वास्तव में ही इतना होगा, वो वास्तविक मान कितना मान लिया, उन सब का औसत। तो औसत के लिए हमने
x बार कर दिया, जो विभिन्न प्रेक्षण लिए थे। अब जो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई थी वो कितनी आई थी, डेल्टा x बार। तो इन दोनों का जो अनुपात है उस भौतिक राशि की माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उसके वास्तविक मान के अनुपात को क्या कह देते हैं, आपेक्षिक त्रुटि। तो बच्चों आपेक्षिक त्रुटि कितनी हुई, आपेक्षिक त्रुटि दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर कितनी हो गई, जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई थी अभी हमने समझाई थी बच्चों, अभी तो भूले नहीं होगे, और उसका जो वास्तविक मान है x बार, इनका अनुपात, या वास्तविक मान को x भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। मान लो वास्तविक मान हमें पता है इस भौतिक राशि का तो वही x है, माध्य से निकाला है तो x बार हो गया। तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है कि डेल्टा x बार अपॉन x। मान लो वास्तविक मान हमें पता है x, तो वो x हो गया। हमें पता नहीं है वास्तविक मान, तो हमने बहुत सारे प्रेक्षण लेके उनका जो औसत निकाला है यानी x बार, वो वास्तविक मान लिया है। तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ये क्या हो गई, भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसको क्या परिभाषा बनाएंगे, कॉपी पेंसिल निकालिए, कि किसी भौतिक राशि के मापन की आपेक्षिक त्रुटि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। अब वो परिभाषा गलत हो गई, वो गलत नहीं, मतलब वाक्य गलत हो गया बच्चों। हम पहले कह रहे थे कि आपेक्षिक त्रुटि और बाद में भी कह गए आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। तो सीधे सीधे बनाओ एक छोटी सी परिभाषा कि किसी भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस राशि के वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। बच्चों लिखूं क्या मैं यहाँ, चलो लिख ही देता हूँ। किसी भौतिक राशि के, वैसे तो यहाँ देख रहे हैं यही माध्य वो आपेक्षिक त्रुटि है। किसी भौतिक राशि बच्चों परिभाषा तो अपने आप बनाई जा सकती है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं भी बना के ही लिख रहा हूँ कि किसी भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान वास्तविक मान कौन सा हो गया, x हो गया अगर हमें दिया है। और अगर ये नहीं है तो माध्य मान लेंगे, यानी वास्तविक मान भी ले सकते हैं या कोष्टक में लिख दें या माध्य मान, दोनों ही बातें आ गई बच्चों इस परिभाषा में, या माध्य मान। बात समझ रहे हैं। किसी भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि दैट इज दिस तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान दैट इज दिस या माध्य मान दैट इज दिस के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। अब एक त्रुटि बच्चों में बार बार कर रहा हूँ, मैं त्रुटि बोल जाता हूँ, वो शब्द पर ज़्यादा जोर दे दिया जाता है, त्रुटि बोल देता हूँ, जबकि है क्या त्रुटि, समझ रहे हैं ना। तो मैं भी त्रुटि कर रहा हूँ बच्चों, भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। मैं बोलने में त्रुटि कर रहा हूँ। अब बच्चों लेकिन मैंने अपनी गलती मान ली है, क्या करूँ कि जब जोश में पढ़ाते हैं तो कोई शब्द पर ज़्यादा फोर्स लग जाता है तो छोटी की मात्रा बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है।
समझ रहे हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा उस भौतिक राशि के वास्तविक मान या माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। तो बच्चों अब देखें, ये एक अनुपात हो गया, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इस त्रुटि का कोई मात्रक नहीं होगा। इसलिए मैंने पिछली वाली त्रुटि जो पढ़ाई थी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर या परम त्रुटि, उसका मात्रक वही होगा जो भौतिक राशि का है। अब यहाँ क्या हो गया, देखो इसका मात्रक भी सेंटीमीटर हो, इसका भी सेंटीमीटर ही आएगा, इसका सेंटीमीटर है तो इसका भी सेंटीमीटर ही आएगा, तो अनुपात हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गए। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका नो यूनिट लिख देता हूँ, नो यूनिट, दैट इज ये फ्रैक्शनल एरर है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। आप लोग यहाँ पर ऐसे अपने आप वाक्य लिख लिया करो बच्चों के, हर एक बात मैं बोर्ड पे ही लिखूंगा। अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट त्रुटि पर, जो कि है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। तो बच्चों ये कोई अलग से त्रुटि नहीं है, ये कोई नई त्रुटि नहीं है। बच्चों मैं मार्कर बदल लूँ, इससे इंक थोड़ी हल्की हो रही है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। अब ये कोई नई त्रुटि नहीं है, ये जो भिन्नात्मक त्रुटि है या आपेक्षिक या सापेक्षिक त्रुटि है, इसी को अगर हम परसेंटेज में नाप लें तो वो प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर कितनी हो जाएगी, इंटू 100 कर दें इसी में, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स इंटू 100, तो ये परसेंट में आ जाएगी बच्चों। यही क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि। तो ये त्रुटियां आपकी समझ में आ रही होंगी बच्चों, एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे यानी लैब में जाएंगे यानी प्रयोगशाला में जाएंगे, अभी तो जा नहीं पा रहे हैं बच्चों, कोविड-19 की वजह से अभी तो लैब ही नहीं खुल पा रही हैं, तो कभी तो जाओगे प्रयोगशाला में, तो वहाँ जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वहाँ आप निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, वो इस तरीके से नहीं निकालोगे, बात समझ रहे हैं। तो वहाँ प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालें, वो बात यही है, इसी तरीके की है, लेकिन हम वहाँ दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं, उसको भी मैं समझा देता हूँ। कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, अब जैसे हम गुरुत्वीय त्वरण निकाल रहे हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वहाँ हम स्टैंडर्ड वैल्यू उस स्थान की पता होती है। जैसे आपकी लैब जिस शहर में मौजूद है उस शहर में पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है ये पहले से डिसाइड होगा, तो आपको उसका स्टैंडर्ड वैल्यू यानी प्रमाणिक मान पता है, और आपने प्रयोग करके जो निकाला है वो आपका प्रायोगिक मान हो गया। तो उसका अंतर निकाल के प्रमाणिक मान से उसका अनुपात निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करके प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो जाएगी। तो अभी यहीं लिख देता हूँ तो वो डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ स्पेस थोड़ा है, ये तो यहीं ख़त्म हो गई बात। अब प्रायोगिक ये मार्कर बच्चों और गड़बड़ कर रहा है, वही लेते हैं। प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि बराबर प्रमाणिक मान। किसी भी भौतिक राशि का आप मापन कर रहे हैं उसका प्रमाणिक मान, डिफरेंस प्लस माइनस नहीं लेंगे, अंतर लेंगे, प्रायोगिक मान आपने जो एक्सपेरिमेंट करके ज्ञात किया है, प्रायोगिक मान अपॉन प्रमाणिक मान। यहीं बच्चों आएगा इंटू 100, जगह कम पड़ गई बच्चों, आप सही सही लिख लेना, इंटू
100 ऊपर ही है, ये परसेंट में आ जाएगी। प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान का अंतर लीजिए। और तो बच्चों ये कोई नई यही त्रुटि है, देखो कोई अंतर नहीं है। डेल्टा एक्स क्या था कि उसका वास्तविक मान हमने लिखा था वास्तविक मान, यानी जो वास्तविक मान है वास्तविक मान, और आपने जो प्रेक्षित मान निकाला था यानी प्रायोगिक मान, उनका अंतर निकाल के तो ये आया था। और नीचे प्रमाणिक मान यानी वास्तविक मान इंटू ये, और ये एक ही बात है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने इसको अलग से भी लिख दिया है कि लैब में आप इस तरीके से निकालेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, एक ही चीज़ है, शब्दों का हेर फेर है, उससे आप उलझ सकते हैं। तो बच्चों ये रही वो त्रुटियाँ जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आएंगी, और ये त्रुटियों की अभिव्यक्ति है, त्रुटियों को किस तरीके से अभिव्यक्त करें वो अभिव्यक्ति हमने आपको समझा दी है। तो आशा है कि आपको ये सभी त्रुटियां भली भांति समझ में आई होंगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको एक सरल लोलक दिया गया, बात समझ रहे हैं, एक सरल लोलक आपको दिया गया और उसका आपने दोलन काल ज्ञात किया, और वो 5 बार आपने प्रेक्षण किए। पहली बार ये आया, दूसरी बार ये आया, तीसरी बार ये आया, चौथी बार ये आया, 5वीं बार ये आया। अब आवर्तकाल आपने कैसे निकाला था, सरल लोलक क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सरल लोलक कुछ नहीं बच्चों, एक छोटा सा एक आपको गोला दिया जाएगा जो ब्रास का बना होगा, पीतल का एक गोला होगा, उसमें एक हुक निकल रही होगी। इस तरीके से मैं समझाता हूँ, जैसे एक गोला होगा एक छोटा सा, और यहाँ पर एक हुक होगी, ऐसे छोटा सा गोला होगा, उसमें ऐसी हुक होगी। इस हुक में आप धागा बांध देंगे और उसको स्टैंड पर लटका देंगे, जैसे इस तरीके से। एक स्टैंड दिया होगा आपको, इस स्टैंड पर आप धागे से बांध करके इस बॉब को लटका देंगे, और आप इसको थोड़ा सा यहाँ से विक्षेपित करेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ ले आए और इसको छोड़ दिया तो ये दोलन करना प्रारंभ कर देगा बच्चों। इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, ऐसे दोलन करने लगेगा। आपको एक स्टॉप वॉच दी जाएगी, तो आप दोलनों का समय नोट करेंगे। जैसे आपने 20 दोलनों का समय नोट किया, 20 दोलनों का समय अब मान लो आया सपोज़ 28 सेकंड। सपोज़ एक कल्पना कर रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन नहीं। तो 20 दोलनों का समय है, तो एक दोलन का समय ही तो उसका आवर्तकाल होगा या दोलन काल होगा। एक दोलन का समय 28/20 हो गया इस तरीके से। तो ये कितना आया 1.4 सेकंड। तो इस तरीके से निकालोगे आप उसका दोलन काल, उसके दोलनों का। तो बच्चों एक बच्चे ने ऐसे 5 प्रेक्षण लिए, ठीक है। एक बार उसका दोलन काल इतना आया, एक बार इतना आया, अगली बार इतना आया, अगली बार इतना आया, अगली बार इतना, यानी उसने इस प्रयोग को कितनी बार किया है, कितने प्रेक्षण हो गए 5। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, और नंबर 5 ये। बात समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पर निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। ये त्रुटियाँ अभी तीनों मैंने पढ़ाई थी, अब इस एग्जाम्पल से तीनों समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों ये उनके प्रेक्षित मान जो मैंने लिखे थे, x1, ये x2, ये x3, समझ रहे हैं, ये x4 मान लिया, और ये x5। अब चूंकि ये समय है तो आप t1, t2, t3, t4, t5 भी मान सकते हैं। तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो जाएं कि वहाँ सर x में बात कर रहे थे, यहाँ t आ गया, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने इन राशियों को x नाम दे दिया है, आप t दे सकते हैं क्योंकि समय है। द्रव्यमान के मापन होते m दे सकते थे, कोई फ़र्क नहीं था। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बात समझ में आई गई है कि लोलक क्या होता है बच्चों। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि एक छात्र ने प्रयोगशाला में 5 प्रेक्षण लेकर के उस दोलन का, उस सरल लोलक का आवर्तकाल निकाला। हाँ बच्चों, ये जो गोला आपको दिया जाता है इसको गोलक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोलक, बॉब। और जब इसको धागे से लटका के आप पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं
तो वो बन जाता है सरल लोलक। तो क्या बन जाता है? लोलक। ये बात ध्यान रखना, ये गोलक ये लोलक अंतर है। गोलक केवल ये गोला है और धागे में बांध के ऐसे लटका दिया तो वो बन गया सरल लोलक। तो चलिए, उसने 5 प्रेक्षण लिए और 5 बार उसने आवर्तकाल निकाला या दोलनकाल निकाला। तो इसमें अब तीनों त्रुटियां ज्ञात करनी है। तो अब बच्चों यहाँ पर हमें प्रमाणिक मान तो पता नहीं है, यानी वास्तविक मान नहीं पता है, तो क्या करेंगे कि इन सब का औसत निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा इसका वास्तविक मान। जैसे अब कायदे में 5 प्रेक्षण लेकर के उसको वास्तविक मान मानना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत सारे प्रेक्षण लिखूंगा तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बस आपको दिमाग में ये रखना है कि हमें प्रेक्षण ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। तो यहाँ केवल 5 है, मैं उन्हीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो x बार कैसे निकालेंगे? सबका क्या कर दें? औसत निकालना है, यानी सबका जोड़ x1 + x2 + x3 + x4 + x5। वहाँ हम n तक चले थे ना बच्चों, तो n वो आखिरी प्रेक्षण था, यहाँ आखिरी प्रेक्षण 5 हो गया। अपॉन कितने पद हैं? 5, तो 5 का भाग करेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए। अब मैं डायरेक्ट जोड़ दूं बच्चों, यहाँ वैल्यू नहीं लिख रहा, या चलो लिख देते हैं 1.89। आप कहेंगे सर डायरेक्ट की बात करते रहते हैं हर समय। 1.87 + 1.81 समझाते कम हैं, डायरेक्ट ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा नहीं कर रहे बच्चों। चलो आपकी बात रख लेते हैं, प्लस 1.91। ये चीज़ अलग है बच्चों, यहाँ से कन्फ्यूज मत हो जाना। अपॉन 5। अब इनको ऐड करिए, तो यहाँ जोड़ना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि यहाँ वर्टिकली लिखे हुए हैं। तो देखिए 9 और 7 16 और 1 17 और 5 22 और 1 23 का 3 हासिल के 2 और 8 10 8 18 और 8 26 और 9 26 और 9 35 35 और 9 44। ठीक है, 44 का 4 हासिल का 4 और 1 5 6 7 8 9, जोड़ कितना आ गया? 9.43 अपॉन 5। तो बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 5 एकम 5, 4 बचे, दशमलव लगाया, 5 अट्ठे 40 और 4 बचे 43 हो गए, यानी 5 अट्ठे 40। ठीक, और फिर बचा 3, यानी 5 छक्के 30। 1.886 आ गया बच्चों। ओके, तो आगे चलते हैं बच्चों। जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि यहाँ दशमलव के 2 अंकों तक परीक्षित मान थे, तो इनको दशमलव के 2 अंकों तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 1.86 को हटाएंगे 9 हो जाएगा, इतना सेकंड। ये राशि का हमने मान लिया वास्तविक मान। अब देखिए निरपेक्ष त्रुटियाँ यानी परम त्रुटियाँ यानी एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटियाँ 5 आएंगी क्योंकि 5 प्रेक्षण है। ठीक, पहली डेल्टा x1 का मोड बराबर कैसे निकालेंगे? x माइनस जो x बार है उसमें से पहले प्रेक्षण का मान घटा देंगे और उसका मोड ले लेंगे। अब मैं एक ही लाइन में लिखता चल रहा हूँ बच्चों जगह की वजह से। तो x बार आया आपका 1.89, यानी वास्तविक मान ये आया, माइनस ये कितना आया? 1.89। चांस की बात है, राउंड ऑफ कर लिया है बच्चों, इसलिए मैंने राउंड ऑफ कर दिया है ना। तो पहली ये तो शून्य आ गया। चांस की बात है कि शून्य आने की संभावना बहुत कम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ वास्तविक मान तो ये बिल्कुल वास्तविक तो नहीं है, वास्तविक मान लिया है औसत निकाल के, इसलिए। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि इस रीडिंग में कोई त्रुटि ही नहीं हुई, ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ शून्य इसलिए आ गया है कि इन्हीं से आपने औसत निकाला है। तो ऐसे ही दूसरी त्रुटि डेल्टा x2। अब डायरेक्ट करते चल रहे हैं बच्चों, अंतर ऐसे ही लिखते चल रहे हैं, आप एक लाइन समझ गए। यानी 1.89 में से इनको घटाना है। तो अब 1.89 माइनस 1.87, चलो एक और लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ x1 x बार माइनस x1, तो ऐसे घटाओगे तो 1.89 माइनस दूसरा मान कितना है? 1.87। वीडियो बच्चों लेंदी होता जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी कर दूँ। 0.02। अब आप समझ गए। अब ऐसे ही x बार माइनस x, अरे क्या हो रहा है बच्चों? x2। लोगों को जल्दी के चक्कर में यही होता है। अब तीसरी निरपेक्ष त्रुटि, अब घटाओ बच्चों, अब डायरेक्ट घटाओ। 1.89 में से अब क्या घटाएंगे? x3, दैट इज़ दिस। तो कितना बचेगा? यहाँ 89, यहाँ 81 है, तो 8 बचेंगे, यानी 0.08 बचेंगे। ऐसे ही डेल्टा x4, आप पूरा प्रॉपर लिखना इसी तरीके से। डेल्टा x4 कितना आ जाएगा?
और डेल्टा एक्स 5 कितना आ जाएगा, ये हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा एक्स 4, यानी चौथी रीडिंग घटाइए इसमें से। अब देखो चौथी घटा के दिखा देता हूँ, एक्स बार माइनस एक्स 4 बराबर एक्स बार है 1.89 माइनस 1.95। अब बच्चों ये बड़ा है तो अगर ऐसे घटाते हैं तो माइनस का आएगा, लेकिन मोड लगा हुआ है इसलिए इसको प्लस का ही लेके चलेंगे। तो 15 में से 9 गया, 6 बचा, ठीक बस। और 0.06 माइनस का आएगा, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मोड लगा हुआ है। यही बात थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। अब 1.91 ऐसे ही यहाँ पर भी नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसको पॉजिटिव ही लेंगे तो 0.02 रह गया। 0.02 91 में से 89 घटाओगे, 0.91 में से 0.89 तो 0.02 बचेगा। तो ये आ गए, ये क्या आ गई बच्चों, निरपेक्ष त्रुटियाँ। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, वो यहाँ निकाल देते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि वो कैसे निकलेगी, यानी डेल्टा एक्स का बार कितनी होगी बच्चों। ये जो त्रुटियां आई थी सबका औसती तो करना है, यानी सबको जोड़ दें। पहली त्रुटि थी 0 प्लस, दूसरी थी 0.02 प्लस, अगली थी 0.08। तो बच्चों आप तो एक लाइन में लिखेंगे, जगह नहीं है तो मैं यहाँ इसी लाइन में लिख देता हूँ, प्लस 0.06 प्लस 0.02 अपॉन 5 त्रुटियां हैं तो 5 से भाग कर देंगे, डेल्टा एक्स का बार। ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ रही है। तो जब इनको प्लस करिए अब तो कितना आ गया, देखें 2 और 6 8 और 8 16 और 2 18, यानी 0.18 अपॉन 5 डिवाइड करिए बच्चों, कितना आएगा 5 तिया 15, ठीक 5 तिया 15 बचे 3, 5 36, 0.36 आ गए। कितनी आ गई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.36। ये भी सेकंड में ही आएगी बच्चों, क्योंकि इसका तो मात्रक होगा। ये सब त्रुटियां भी किस में हैं, सेकंड में ही आई हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक तो हो ही गई बच्चों, हो गई ना। 5 का भाग इसमें दिया तो 0.036 ही तो आएगा बच्चों। वो तो ठीक रहा, तुरंत पता चल गई, पूरा वीडियो फिर गलत हो जाता बच्चों। अब सही है, वो जल्दबाजी में डिवाइड गलत हो गया। तो अब मैं यहाँ 2 अंकों तक ही लेके चल रहे थे बच्चों, देखो दशमलव के 2 अंकों तक ही सारे मान चल रहे थे। तो इसको भी राउंड ऑफ करते हैं, 6 को उठाओगे यहाँ 4 हो जाएंगे, 0.04 सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। तो अब लें बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं अब यहाँ कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि तो निकाल ली, अब आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि निकालते हैं। ओ हो, यहाँ औसत मान की भी तो ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। चलो वो रह गया, अभी ध्यान है हमें। तो आपेक्षिक त्रुटि निकालिए अब। आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि कि जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि है और जो उसका वास्तविक मान है, और वास्तविक मान यहाँ पर हमें दिया नहीं था तो हमने औसत मान को ही क्या मान लिया था, वास्तविक मान यानी औसत मान x बार, इनकी वैल्यू रख दें तो आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी। डेल्टा x बार कितना आया है 0.04,
0.04 अपॉन x बार। अभी हमने जो औसत करके निकाला था वो देखिए, x बार की वैल्यू 1.89 आई थी, 1.89। समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इससे जब डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये 2 के काफ़ी करीब है। 1.89 ऊपर 4 हैं, 2 दूनी 4 हो जाएंगे लगभग, तो 0.02 आ जाएगा जब आप राउंड ऑफ करेंगे। इतनी त्रुटि आ जाएगी डिवाइड करके, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि ये आ जाएगी। अब क्या निकालनी है? प्रतिशत त्रुटि। तो बच्चों प्रतिशत त्रुटि मैंने क्या बताई थी कि आपेक्षिक त्रुटि में ही 100 का गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत त्रुटि निकल आती है, यानी डेल्टा x बार अपॉन x बार इंटू 100, तो वो परसेंट में बदल जाएगी। तो डेल्टा x बार अपॉन x बार अभी हमने हल कर लिया है, कितना आया था? 0.02 इंटू 100 कर दें तो कितना आ गया? 2%, यानी 2% की एरर हो गई। ये परसेंट में हो गई, ये भिन्न में हो गई, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, केवल अभिव्यक्ति का अंतर है। इसे प्रतिशत में डिनोट कर रहे हैं, इसे फ्रैक्शन में। तो बच्चों ये त्रुटियां आपकी समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं अच्छे लगने की बात नहीं कह रहा बच्चों, कहाँ से। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी पढ़ाई समझ में आ रही है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दिया करें भाई। बहुत कंजूसी दिखाते हो वीडियो को लाइक करने में, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई समझ में आ रही है, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हमें ये संकेत मिल जाएगा कि हमारे छात्र एक मन से पढ़ रहे हैं और उनकी समझ में आ रहा है। तो बच्चों जब आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश करूँगा बच्चों को और ज़्यादा बेटर पढ़ाने की, लेकिन ये बेटर से बेटर ही आपको दे रहा हूँ। तो ओके, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।